और ये लेक्चर नंबर हमारा क्या है इलेक्ट्रोडायनामिक्स का? अलेवन क्या लेक्चर नंबर है? 10। अच्छा, हमने जो फंडामेंटल थ्योरम्स थे उनको स्टार्ट किया था पढ़ना, और जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट है उसको हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। तो आज जो है वो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस जो है इसको स्टडी करना है। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस है इसकी जो स्टेटमेंट है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस states that ये वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट वी डी ऑफ टाउ इज़ इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल वी डॉट डी ए। तो अब ये थ्योरम जो है इसकी शक्ल आपने पहले भी देखी हुई है, देखा हुआ ये कहीं पर मैकेनिक्स में देखा था। ये मैकेनिक्स 1 में जब वेक्टर्स का चैप्टर आपने स्टडी किया था। तो इसके 3 नाम हैं, ठीक है। इसको हम डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं, गाउस थ्योरम भी कहते हैं, और ग्रीन्स थ्योरम भी इसको कहते हैं। ये 3 नाम जो हैं इस थ्योरम को दिए जाते हैं। यानी कि अगर ये इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन नंबर 1 is given the 3 names divergence theorem, Gauss theorem and Green theorem। तो ये सारे नाम जो हैं इस इक्वेशन नंबर 1 के। अब आप इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये दे सकते हैं कि जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस का जो वॉल्यूम इंटीग्रल है उसको सरफेस इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट किया गया, या सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट किया गया। तो बेसिकली इसकी फ़िज़िकल इंपॉर्टेंस क्या है कि जिन जगहों पर आप चाहते हैं कि 3D से 2D के अंदर जाएँ या 2D से 3D के अंदर जाएं, तो वहाँ पर हम ये वाला थ्योरम जो है जिसको हम डाइवर्जेंस थ्योरम या गाउस थ्योरम कहते हैं, इसको अप्लाई करते हैं उन डायमेंशंस के ऊपर, यानी कि सरफेसेस के ऊपर, एरियाज़ के ऊपर, वॉल्यूम्स के ऊपर जो है इस थ्योरम को जो है वो अप्लाई किया जाता है। अब ये जो थ्योरम है अगर हम इसकी स्टेटमेंट जो है उसको देखें तो ये तो मैंने लिखी है ना मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है। अगर इसकी हम फिज़िकल स्टेटमेंट देखें तो दिस थ्योरम सेज दैट द इंटीग्रल ऑफ ए डेरिवेटिव, कि जो इंटीग्रल है हमारे पास डेरिवेटिव का, इन द केस ऑफ डाइवर्जेंस,
डाइवर्जेंस के केस में। अब यहाँ पर आपने ये डाइवर्जेंस ही लिया हुआ है ना, इसका आपने इंटीग्रल जो है वो लिया हुआ है ओवर ए रीजन इन द केस ऑफ वॉल्यूम। अब ये जो रीजन है ये क्या, ये रीजन आपके पास एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर आपने डाइवर्जेंस जो है उसको लिया हुआ है, ठीक है, डेल डॉट बी डी ऑफ टाउ, ठीक है, वॉल्यूम है इस इधर आपके पास इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द बाउंड्री, जो कि बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन का बाउंड्री के ऊपर इन द केस ऑफ सरफेस दैट बाउंड्स द वॉल्यूम, इन द केस ऑफ सरफेस दैट बाउंड्स द वॉल्यूम, जो कि वॉल्यूम को बाउंड कर रही है, ठीक है। अब ये सरफेस है ना, इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम क्या हो रहा है, वो बाउंड हो रहा है। तो जो आपने इसका डेरिवेटिव लिया है वो इस सरफेस के अंदर जो फंक्शन है, ठीक है, वो उस फंक्शन की जो बाउंड्री है, ठीक है, उसके बराबर है। ये फंक्शन की बाउंड्री का मतलब ये है कि जो सरफेस है वो किसी वॉल्यूम को बाउंड कर रही है अपने अंदर, उसके अंदर कोई वॉल्यूम जो है वो सरफेस के अंदर मौजूद है। अब ये जो बाउंड्री टर्म है इसके अंदर ये बेसिकली इटसेल्फ क्या, ये एक इंटीग्रल है। बाउंड्रीज आप किस तरह लेते हैं, आप इंटीग्रल से ही लेते हैं, यानी कि बाउंड्री आप डिफाइन कर देते हैं। जैसे हमने फंडामेंटल थ्योरम के अंदर ये पढ़ा था कि ए और बी, ठीक है, दो पॉइंट्स हैं, तो वो दो पॉइंट्स क्या हैं, वो बाउंड्रीज़ थी, और वो बाउंड्रीज़ आपने किसके ऊपर ली थी, वो आपने इंटीग्रल के ऊपर ली, ठीक है। तो बेसिकली इंटीग्रल जो है वो भी एक बाउंड्री को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इंटीग्रल के अंदर क्या होता है, इंटीग्रल के अंदर जो है आपका पूरा एरिया अंडर द कर्व आ जाता है, वो सारे उस एरिया को अपने अंदर समो लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो ये हमारे पास बाउंड्री टर्म है, नोटिस दैट बाउंड्री टर्म, ये जो आप टर्म यूज़ कर रहे हैं बाउंड्री की, इज इट सेल्फ एन इंटीग्रल, ये बताते खुद जो है वो एक इंटीग्रल है, और स्पेशली आप कह सकते हैं कि ये एक सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है। ये वाला ये क्या लिया हुआ है आपने, सरफेस इंटीग्रल है। तो स्पेसिफिकली इट इज़ ए सरफेस इंटीग्रल। तो बेसिकली ये एक सरफेस इंटीग्रल जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जो बाउंड्री ऑफ लाइन है ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करती है, जो बाउंड्री किसी लाइन की होती है वो दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जो बाउंड्री है किसी वॉल्यूम की वो एक्चुअली क्लोज सरफेस। अब आपने जब लाइन इंटीग्रल के अंदर पीछे पढ़ा तो आपने कहा जी दो पॉइंट आपने लिए ए से बी तक, तो आपने कब वो कहा कि वो दो पॉइंट जो ए से बी तक थे वो बेसिकली क्या थे कि वो एक बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो तो लाइन की बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पर अब लाइन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सरफेस या वॉल्यूम की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बाउंड्री है एक्चुअली आपकी उसके अंदर वॉल्यूम है, सरफेस है ना, सरफेस आपकी बाउंड्री है और उसके अंदर वॉल्यूम जो है वो बाउंड हुआ है।
तो बेसिकली यहाँ पर सरफेस जो है वो एज ए बाउंड्री, यानी कि वो बाउंड्री के तौर पर वर्क जो है वो कर रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द बाउंड्री ऑफ ए लाइन, जो बाउंड्री होती है किसी लाइन की, इज जस्ट टू एंड पॉइंट्स। वो क्या होते हैं? वो जस्ट दो एंड पॉइंट्स होते हैं आपके पास। बट द बाउंड्री ऑफ ए वॉल्यूम इज ए क्लोज्ड सरफेस। लेकिन जो वॉल्यूम की बाउंड्री है वो क्या है? वो क्लोज सरफेस है, क्योंकि वॉल्यूम उस क्लोज सरफेस के अंदर जो है वो बाउंड आपने किया हुआ है। अब हम इसकी देखते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, और उस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बाद फिर हम इसको प्रूव भी करके देखेंगे इस थ्योरम को। इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है अब ये यहाँ पर जो v वेक्टर आपने पीछे वो लिया हुआ था, जो फंक्शन लिया हुआ था, वो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब है आइडियल फ्लूइड। जो आइडियल फ्लूइड होता है वो नॉन विस्कस होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो v वेक्टर फंक्शन है, इफ v represents the flow of incompressible fluid, तो ये अगर एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के फ्लो को ये वेक्टर फंक्शन फी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर जो फ्लक्स ऑफ v है, ठीक है, द फ्लक्स ऑफ v, तो फिर जो हमारे पास फ्लक्स है, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो करना किसी चीज़ का, तो वो अब वेक्टर फंक्शन जो है वो यहाँ पर क्या है? वो एक फ्लूइड का फ्लो है, यानी कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी फ्लूइड के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये फ्लूइड का फ्लो है तो फिर इसका मतलब फ्लो ऑफ फ्लूइड जो होता है, फ्लो ऑफ फ्लूइड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फ्लक्स का नाम देते हैं। तो जो फिर फ्लक्स है आपके पास v का, इस वेक्टर फंक्शन का, यानी कि जो राइट साइड है आपकी इक्वेशन 1 की, ठीक है, राइट साइड ऑफ इक्वेशन 1, ये जो अभी हमने पीछे वो लिखा है ग्रीन थ्योरम, तो ये जो राइट साइड इक्वेशन 1 की इज द टोटल amount of the fluid passing through the surface per unit time। तो ये टोटल फ्लक्स है जो पास कर रहा है किसी सरफेस में से पर यूनिट टाइम। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पर डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंस का मतलब होता है स्प्रेडिंग, फैलना। तो अगर फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है
ठीक है, तो वो फ्लूइड क्या कर रहा है, वो एक्चुअली स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है, किसी मुख्तलिफ पॉइंट से वो फ्लूइड जो है वो स्प्रेड कर रहा है, वो फैल रहा है। तो नो द डाइवर्जेंस, तो इसका मतलब है कि फिर जो डाइवर्जेंस है मेजर्स द स्प्रेडिंग ऑफ द फ्लूइड। तो डाइवर्जेंस बेसिकली क्या कर रहा है, वो जो स्प्रेडिंग है फ्लूइड की उसको मेजर कर रहा है कि कितना फ्लूइड स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, जिधर से भी गुजर रहा है, किसी पाइप में से गुजर रहा है या किसी ओपन सरफेस के अंदर या क्लोज सरफेस के अंदर है, तो वो कितना स्प्रेड आ रहा है उसके अंदर। डाइवर्जेंस का मतलब ही होता है स्प्रेड होना। ठीक है, तो वो मेजर कर रहा है कि ये कितनी स्प्रेड जो है इस फ्लूइड के अंदर आ रही है। अब ये जो स्प्रेडिंग ऑफ द फ्लूइड है ये ऐसे है, ऐसे ही आप इसको कंसिडर कर सकते हैं जैसे स्प्रेडिंग ऑफ वेक्टर्स है, क्योंकि आपने यहाँ पर जो फंक्शन लिया है वो वेक्टर फंक्शन लिया है v, यानी कि फ्लूइड को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो वेक्टर फंक्शन v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक ए स्प्रेडिंग ऑफ वेक्टर्स। तो ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे ये स्प्रेडिंग है वेक्टर्स की। फ्रॉम ए पॉइंट, किसी पॉइंट से। अब जो पॉइंट आपका हाई डाइवर्जेंस का होगा, तो वो हाई डाइवर्जेंस का जो पॉइंट है वो पोर करेगा लिक्विड को। ठीक है, वहाँ से वो लिक्विड की पोरिंग जो है वो स्टार्ट है। तो हम उस जगह पर कहेंगे कि जो आपका फ्लूइड है, ठीक है, इसको फ्यूसेट का भी नाम देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को कि जहाँ से कोई चीज़ जो है वो पोर हो रही हो उसको फ्यूसेट का भी नाम जो है वो दिया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पर हमारे पास हाई डाइवर्जेंस है, ठीक है, ए प्लेस ऑफ हाई डाइवर्जेंस, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा डाइवर्जेंस है, इज़ लाइक ए फ्यूसेट। तो ये बिल्कुल एक फ्यूसेट के तरह है, यानी कि ये कोई पोरिंग द लिक्विड, इसकी वजह से लिक्विड की पोरिंग हो रही है, क्योंकि फ्लूइड लिया हुआ था हमने, फ्लूइड को क्या कंसिडर कर रहे हैं, वो लिक्विड है। तो अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे रीजन्स हों कि जिनके अंदर फ्यूसेट्स जो हैं वो फिल्ड हों इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड से, तो जो हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड है वो फोर्स करेगी कि वो बाउंड्रीज़ जो हैं उन बाउंड्रीज़ में से बाहर निकल जाए। ठीक है, अब आपने यहाँ पर एक्चुअली हम ये कह रहे हैं कि ये सरफेस है, तो सरफेस वॉल्यूम को बाउंड कर रही है। तो एक्चुअली सरफेस जब वॉल्यूम को बाउंड कर रही है तो इसका मतलब है कि सरफेस बाउंड्री है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह हो कि इतना ज़्यादा डाइवर्जेंस हो जाए कि बहुत सारे उसके अंदर डाइवर्जेंस के रीजन्स हों, ठीक है, बहुत सारे रीजन्स फ्यूसेट के उसके अंदर डाइवर्जेंस के हो, यानी कि मतलब कि हाई डाइवर्जेंस। फॉसेट का मतलब है कि हाई, ज़्यादा डाइवर्जेंस। तो अगर बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस हो तो मे बी देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी दैट इट विल क्रॉस द बाउंड्रीज, कि वो उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके उनसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस बात का ये मतलब है। तो इफ़ वी हैव लॉट ऑफ
फ्लो सेट्स इन रीजन, अगर हमारे पास बहुत सारे फ्लो सेट्स हों किसी रीजन के अंदर, filled with incompressible fluid, filled with incompressible fluid, यानी कि ऐसा फ्लूइड कि जिसको आप दबा नहीं सकते, इनकम्प्रेसिबल यानी कि आइडियल फ्लूइड। तो जो इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड है, द इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड, तो जब हमारे पास जो इक्वल अमाउंट यानी कि एक जैसी अमाउंट जो है वो लिक्विड की विल बी फोर्स्ड आउट थ्रू दी बाउंड्रीज ऑफ रीजन। तो अगर बहुत ज़्यादा हाई डाइवर्जेंस के हमारे पास रीजन हो, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हाई डाइवर्जेंस के जो रीजन्स हैं उनकी वजह से जो लिक्विड है फिर उसके वो फोर्स्ड होगा कि वो उस रीजन्स की बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके उससे बाहर निकल जाए। तो अब यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास दो किस्म के वेज होते हैं, ठीक है। इन फैक्ट देयर आर टू वेज। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके होते हैं। डिटरमिन हाउ मच बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो अब दो तरीके हैं कि ये कितना प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें पहला तो है कि हम काउंट अप कर लें तमाम फ्लूसेट्स को कि कितना जो है वो बाहर की तरफ जो है वो निकल रहा है, या दूसरा ये है कि हम जो बाउंड्री है उसके क्रॉस मूव करें और मेजर करें फ़्लो हर पॉइंट के ऊपर, और उस फ्लो को मेजर करके हर पॉइंट के ऊपर उसको फिर क्या कर दें, ऐड अप कर। तो आपको सेम आंसर दोनों तरीक़ों से मिलेगा। या तो आप बाउंड्री के अराउंड जाएं और सब को इकट्ठा करके जमा कर दें, फिर भी आपको वही आंसर मिलेगा कि अगर आप जितने फ्लूसेट्स हैं यानी कि जितने वो पॉइंट्स हैं हाई डाइवर्जेंस के उनको जमा कर दें। यानी कि ये जो आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है उसकी एक साइड एक बन जाएगी, दूसरी साइड जो है वो बन जाएगी, ठीक है। तो बीइंग प्रोड्यूस्ड, तो इसके अंदर जो फर्स्ट है ए, मैं लिखने लगा हूँ, वी काउंट अप ऑल फ्लूसेट्स, तमाम फ्लूसेट्स उनको काउंट कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग, और ये रिकॉर्ड करते हैं हाउ मच ईच पुट्स आउट। हर कोई कितना बाहर निकल रहा है, ठीक है, सारे काउंट करके उनकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, पहला तरीका। और दूसरा तरीका यह है कि वी कुड गो अराउंड द बाउंड्री, ठीक है, वी कुड गो अराउंड द बाउंड्री।
हम बाउंड्री के अराउंड मूव करते हैं और मेजर करते हैं फ़्लो को एट ईच पॉइंट। ठीक है, मेजरिंग द फ्लो एट ईच पॉइंट, और हर पॉइंट के ऊपर फ्लो को मैं ज़ाहिर बात आप उस सरफेस के अंदर बाउंड है तो हर पॉइंट पर कितना फ्लो आ रहा है वो सारा उसको हम मेजर करेंगे एंड ऐड इट ऑल, और इन सब को जमा कर देंगे। तो आप क्या है, चाहे पहला तरीका इस्तेमाल कर लें चाहे दूसरा तरीका इस्तेमाल कर लें, मिलना आपको वही आंसर है। ठीक है, यानी कि ये इंटीग्रल जो है आपका, इसमें फ्यू सेट्स जो हैं विद इन वॉल्यूम इज इक्वल टू फ्लो आउट ऑफ द सरफेस। जितना सरफेस में से फ्लो जो है वो आउट हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज डाइवर्जेंस थ्योरम। ये उसकी फिजिकल मीनिंग है जो आपने अभी पीछे वो इक्वेशन लिखी थी, इंटीग्रल डेल डॉट वी डी ऑफ टाउ वी डॉट डी ए, सरफेस इंटीग्रल। ये उसका लफ्ज़ों में उसका फिज़िकल मीनिंग है। यानी कि ये सारा फ्यू सेट्स हैं, यानी कि डाइवर्जेंस है। फ्यू सेट्स क्या हैं, हाई पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस, और ये सारा वो है कि जो सरफेस के अंदर से फ्लूइड जो है वो फ्लो आउट कर। तो इसी को आप क्या नाम देते हैं, दिस इज़ डाइवर्जेंस थ्योरम। इसी को जो है वो हम डाइवर्जेंस थ्योरम जो है इसका नाम देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर जो है वो आगे एक एग्ज़ाम्पल जो है वो की हुई है। तो इसको प्रूव करने से पहले हम ज़रा इस एग्ज़ाम्पल को समझ लेते हैं। ठीक है, उसकी वजह यह है कि ये एप्लीकेशन इसकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द प्रूफ। कि हमने इस डाइवर्जेंस थ्योरम को किस तरह किसी सरफेस या वॉल्यूम जो है उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो ये ग्रिफिथ की आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.10। अब एक जो है आपके पास फंक्शन दिया हुआ है v, उसके लिए डाइवर्जेंस थ्योरम को चेक करना है। ये v फंक्शन दिया गया है वाई स्क्वायर x यूनिट वेक्टर प्लस 2xy प्लस z स्क्वायर y यूनिट वेक्टर प्लस 2yz z यूनिट वेक्टर। अब इसके लिए मैं पहले एक फिगर बनाता हूँ। इसके लिए हमें डाइवर्जेंस थ्योरम को चेक करना है, यानी कि दोनों साइडों को चेक करना है। तो ये देखें, ये क्यूब है, ये क्यूब है। इसकी ये साइड y है, ये साइड इसकी x है,
और ये साइड इसकी z है। ठीक है, तो इसके अंदर अब हमारे पास जो पाथ्स हैं ये इस तरफ जो आ रहा है ये पाथ 1 है, उसके बाद ये जो इस तरफ जा रहा है ये पाथ 2 है, जो इस तरफ जा रहा है ये पाथ 3 है, इस तरफ जो आ रहा है ये पाथ 4 है, इस तरफ जो आ रहा है ये पाथ 6 है, और इस तरफ ये जो जा रहा है ये पाथ 5 है। ठीक है, ये कोई आप फिगर ए का इसको नाम जो है वो दे सकते हैं। अब हमारे पास जो पहले नंबर पे बात है कि जो डेल डॉट वी होगा, ये इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो इसका डेल डॉट वी आपने कैलकुलेट करना है। तो डेल डॉट वी करली ओवर करली एक्स यूनिट वेक्टर करली ओवर करली वाई यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली जेड यूनिट वेक्टर डॉट वाई स्क्वायर एक्स यूनिट वेक्टर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर वाई यूनिट वेक्टर प्लस 2yz यूनिट वेक्टर और ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको जो है वो करें ओपन, तो डेल डॉट वी करली ओवर करली एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस करली ओवर करली वाई इंटू 2xy प्लस जेड स्क्वायर और प्लस करली ओवर करली जेड इंटू 2yz। अब करली ओवर करली एक्स वाई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 0 प्लस अब करली ओवर करली वाई 2x। ठीक है, करली ओवर करली वाई रहेंगे तो हमारे पास 2x वैल्यू आ जाएगी जेड स्क्वायर वाला तो 0 हो जाएगा प्लस 0 और प्लस 2y। ठीक है, तो डेल डॉट वी हमारे पास आ गया 2x प्लस 2y यानी कि 2 कॉमन x प्लस y। ये डेल डॉट वी की वैल्यू जो है वो निकल आई। अब आप इसका वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो देखें तो ये जो साइडें हैं इनके ऊपर इस तरफ ये 1 है, इधर भी ये 1 है, इस तरफ भी ये 1 है। ठीक है, इनकी 1 1 जो है वो वैल्यूज़ हैं और ये ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पर जो है ये ओरिजिन है इस जगह पे। तो अब अगर हम इसका जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल लें डेल डॉट वी का तो ये आएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये मैं डाइवर्जेंस थ्योरम लगाने लगा हूँ। डेल डॉट वी डी ऑफ टा उसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लगाने लगा हूँ। तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल इंटू डी ऑफ टाउ इज़ इक्वल टू 2 0 से 1 0 से 1 0 से 1 एक्स वाई जेड। तो एक्स
प्लस वाई डी एक्स डी वाई डी जेड। इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने ये जो इंटीग्रल्स हैं इनको सॉल्व करना है। तो इन इंटीग्रल्स को हम सॉल्व करके देखते हैं, यानी कि आप इसको ओपन कर दें। तो इसको ओपन करेंगे तो v2 इंटू एक्स प्लस वाई डी ऑफ टाउ इज़ इक्वल टू 2 को मैं बाहर ले आता हूँ, अंदर ब्रैकेट 0 से 1, ठीक है जी, x प्लस वाई डी एक्स, फिर 0 से 1 x प्लस वाई डी वाई, फिर 0 से 1 x प्लस वाई डी जेड। ठीक है जी, ये हमारे पास, और ये ब्रैकेट जो है वो क्लोज होगी। ये इंटीग्रल जो है ये हमारे पास आ जाएंगे। इसको अब हमने जो है वो सॉल्व करना है। इसके अंदर से पहला अगर मैं उठाऊं कि 0 से 1 x प्लस वाई डी एक्स, तो ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा? 0 से 1 x डी एक्स प्लस वाई बाहर आ जाएगा डी एक्स 0 से 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 0 से 1 प्लस वाई एक्स 0 से 1, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1, और इसके साथ यहाँ पर y भी आएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस वाई। ठीक है, तो अब ये जो 1/2 प्लस वाई आ गया, इसको हम जो है अब डी वाई जो है उसके ऊपर इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये पहला जो है ये तो इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, बल्कि इसको जो है ना, एक मिनट, आप इसको ये वाला स्टेप रहने दें, आप इसको सीधा सीधा वही रहने दें जो हमने पहले राइट डाउन किया था। आप इसको ऐसे लिखें कि 2 0 से 1 x प्लस वाई डी एक्स डी वाई डी जेड, क्योंकि ये हमारे पास प्रोडक्ट में आ रहा है ना, 3 इंटीग्रल आ रहे हैं x y और z के ऊपर। तो अब ये वाला सॉल्व हो गया। अब इसका आगे जो है किसके साथ आ रहा है? डी वाई के साथ। अब एक इंटीग्रल निकल गया बीच में से, ये वाला x वाला इंटीग्रल जो है वो निकल गया, वो हो गया सॉल्व। अब पीछे रह गया हमारे पास दूसरा जो डी वाई के साथ है, और डी वाई के साथ ये वाला आंसर आया आपके पास। ठीक है, तो इसको आप राइट डाउन करें कि 0 से 1 1/2 प्लस वाई डी वाई, तो दैट इज इक्वल टू 0 to 1 1/2 डी वाई प्लस 0 से 1 वाई डी वाई। तो ये आ जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा इसके, तो ये y आ जाएगा 0 से 1 और प्लस
वाई स्केयर बाय 2, 0 से 1। तो दैट इज इक्वल टू 1/2 वाई माइनस 0 यानी कि 1/2 वाई प्लस वाई स्केयर बाई 2, सॉरी 1/2 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1/2 माइनस 0। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो 2 दैट इज इक्वल टू 1। अब पीछे रह गया है dz। ठीक है, तो अब आपके पास जो तीसरा इंटीग्रल है 0 से 1 dz, ये आ गया। इसको करें आप z 0 से 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो अब आपके पास ये वाली इक्वेशन थी मेन, इसमें सारे इंटीग्रल आपने कैलकुलेट हो गए। तो यहाँ पर क्या आएगा x प्लस वाई डी ऑफ टाउ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि ये सारे 3 इंटीग्रल किसके बराबर निकले हैं 1 के। तो दैट इज इक्वल टू 2। तो ये जो राइट साइड है इसकी, सॉरी लेफ्ट साइड है, वो 2 के बराबर हमारे पास आ गई है। ठीक है, नाउ अब आपने यानी कि क्या निकाल लिया है, आपने ये निकाला है डेल डॉट वी डी टाउ किसके बराबर निकला है आपका, डेल डॉट वी डी टाउ आपका निकला 2 के बराबर। दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। अब आपको जो है वो क्या चाहिए, वो राइट साइड भी चाहिए। तो राइट साइड पे क्या है सरफेस इंटीग्रल। तो अब हमें ये जो जितनी साइडें हैं क्यूब की, इनके लिए सरफेस इंटीग्रल जो है उसको भी निकालना पड़ेगा। तो जब आप सरफेस इंटीग्रल को निकालेंगे तो सरफेस इंटीग्रल में फिर आपको एरिया एलिमेंट जो है वो लेना पड़ेगा उस फंक्शन के साथ। नो अब आप राइट साइड पे आ जाए। ठीक है जी, उसी वेक्टर फंक्शन के लिए हमने v डॉट डी ए को कैलकुलेट करना है। तो अब v डॉट डी ए पहले के लिए, इसके लिए v डॉट डी ए, अब ये किसके अलॉन्ग है, ये x के अलॉन्ग जो है वो आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 0 से 1 क्यों, चूँकि एरिया है तो 2 में आएगा। तो x के अलॉन्ग है, x के अलॉन्ग जो फंक्शन है आपके पास जो गिवन है, ठीक है, वो गिवन फंक्शन जो अगर आप देखें तो उसके अंदर वाई स्क्वायर x यूनिट वेक्टर है, वाई स्क्वायर x यूनिट वेक्टर है। तो वाई स्क्वायर अब x का परपेंडिकुलर क्या होगा, डी वाई डी जेड, डी वाई डी जेड। तो इसको अब आपने जो है वो कैलकुलेट करना है। तो v डॉट डी ए, अब इसके अंदर पहले मैं उठाता हूँ 0 से 1 वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा वाई क्यूब ओवर 3 0 से 1, तो दैट विल इक्वल टू 1/3 माइनस 0, यानी कि 1/3 के बराबर आ जाएगा। अब 1/3 ये एक वाला, ये एक इल्यूमिनेट हो गया इसके अंदर से। ठीक है, तो 1/3 0 से 1 डी जेड, 1/3 z 0 से 1
तो 1/3 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/3। पहले के लिए 1/3 आ गया। नंबर 1 वी डॉट डी ए, ये नंबर 1 के लिए आ गया। अब इसके जो दूसरा पाथ है, ठीक है, वो इसके अपोजिट है, तो उसकी वैल्यू -1/3 आएगी। इसी तरह सो ऑन आप सब के लिए जो है वो वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है बस। इसी तरीके से आपने ये जितने फेस हैं इनके लिए वी डॉट डी ए जो है वो निकाल लेना। और आपको पता है कि डी ए जो जिस एक्सेस के अबाउट लोगे उसके परपेंडिकुलर ही होगा। एक्स के लोगे तो वाई जेड होगा, वाई के लोगे तो क्या होगा, एक्स जेड होगा, जेड के लोगे तो एक्स वाई होगा। बस ये आपने कैलकुलेट करना। ठीक है, उसके बाद फिर अब कल जो है फिर इसका मैं प्रूफ आपको कराऊंगा, इसका डाइवर्जेंस थ्योरम का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। और एक मिनट, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी बड़े ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें प्रॉब्लम 132 इसी से रिलेटेड है। प्रॉब्लम 132, ठीक है, उसमें भी उसने एक फंक्शन दिया हुआ है, वही क्यूब है विथ साइड्स ऑफ लेंथ 2। सिर्फ फ़र्क किया कि साइडों की लेंथ है 2 कर दिए, यहाँ पर क्या थी 1 1, बस ये फ़र्क डाला। तो ये आपने करना है, ये वाला प्रॉब्लम जो है।